नमस्कार, एबॉर्ड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं गुनीश धाकर आपका एलियन फिजिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें, पार्ट 1 से लेकर जो पार्ट 5 तक हो चुका है उसको आप ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। तो अपन ने जो यूनिट का पोर्सन था और उसके बाद डायमेंशन का पोर्सन था वो पूरा कर लिया है। उसके बाद उसकी क्वेश्चन भी कर लिए थे अपन ने, पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल भी किए थे। अगर आपको आपने न्यूमेरिकल किए हैं और आपको नहीं आए, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल भेज सकते हैं, हम उसको सोल्व करके आपको भेज देंगे वापस। उसके बाद अपने आगे के चैप्टर पे चलते हैं अपन। और हाँ, एक और बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपन शुरू कर चुके थे, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे अपन। उसके बाद अपन ने यूनिट पढ़ लिया था, डायमेंशन पढ़ ली थी। उसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं आज मेजरमेंट्स। क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट्स यानी कि मापन। मापन क्या होता है? मापन होता है किसी की चीज को किसी भी स्केल या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको मेजर करना। यानी कि कोई कहते हैं इसके बारे में आप बताइए कि इसकी हाइट कितनी है। ऐसे अगर हाइट, लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, अगर पूछे तो आप इसे फट से बता दोगे। स्केल लाओगे, मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल अपने पास उस लाओगे, उससे नाप कर आप बता दोगे। क्या बताओगे? कितनी, अगर ऐसे करें तो कितनी हाइट का है, कितनी लेंथ का है, आप बता दोगे। मोटाई के लिए आप इंस्ट्रूमेंट आता है, स्क्रू गेज आते हैं, उनसे आप इसकी मोटाई को, इसकी रेडियस को भी आप बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया मेजर, यानी किसी भी चीज़ को मेजर करना। आपसे कहा जाए, दूध दे दिया जाए आपको, मान लीजिए बिना नापा हुआ, बिना मेजर किया हुआ, कि आपको नापा तोला, बिना नापे तोले दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कि कितना दूध है, तो आप फट से क्या लेके आओगे? लीटर का जो पात्र होता है उसको लेकर उसमें आप दूध भरोगे और बता दोगे कितने लीटर है। तो वही मापन है। तो अपने मापन में एक तो लेंथ का मापन है, यानी कि लेंथ का मेजरमेंट है, लंबाई का मापन है। उसके बाद द्रव्यमान का मापन है, यानी कि मास का मेजरमेंट है, और टाइम का मेजरमेंट है। लेंथ में 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक तो लार्ज डिस्टेंस के लिए, जैसे अपन से कहा जाए कि आप पृथ्वी से सूरज तक की दूरी मेजर करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो ये नहीं कि आप मीटर स्केल को यहाँ से पकड़ के यूँ देखोगे कि नहीं ये सूरज की डिस्टेंस इतनी है यहाँ से, नहीं। या फिर ऐसे तो नहीं कि आप एक रस्सी, बहुत बड़ी रस्सी बनाओगे, कोई कहेगा नहीं मैं तो नाप सकता हूँ, आप बहुत बड़ी रस्सी बनाओगे और कह दोगे कि चांद तक, यहाँ से पृथ्वी से चांद तक की डिस्टेंस आ गई, तो आप कह दोगे कि मैं यान के बांध दूंगा, चंद्रयान जाए, चंद्रमा पे मान लो कोई स्पेस क्राफ्ट जा रहा है, आप कह दोगे उसको नहीं मैं तो रस्सी बांध दूंगा उसके और चंद्रमा पे भेज दूंगा उसको, उसके बाद उस रस्सी की लंबाई यहाँ आके अपन नाप सकते हो। ऐसा कर सकते हो? नहीं, क्योंकि रस्सी बीच में ही जल जाएगी। क्योंकि अपन बाहर जाते हैं तो अपन को पहले फील्ड पार करना पड़ता है। वो फील्ड कौन सा होता है उसको अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन फील्ड होता है पृथ्वी का, उसको भी तोड़ना पड़ता है, उसके बाहर जाना पड़ता है, तो चीज़ें अपन आगे देखेंगे। तो उसके ऐसा संभव नहीं है। तो फिर कौन कौन से कैसे नापते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस यानी कि इसे क्या लिखेंगे? बड़ी दूरियों का या बड़ी दूरी का मापन। बड़ी दूरी का मापन कैसे करते हैं? इसको मापने के लिए अपने पास एक मेथड आता है, उसे कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, यानी कि लंबन विधि। लंबन विधि क्या होती है? यानी कि पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड? पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड कहाँ में लेते हैं अपन? लंबन विधि। लंबन विधि काम में लेते हैं अपन। लंबन विधि काम में लेते हैं। लंबन विधि कैसे काम आती है इसको अपन समझते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा हो बचपन में कि जब आप छोटे होते हैं
तो आप जैसे कुछ भी चीज़ को देखते हैं, मान लो सामने कोई चीज़ है, पॉइंट एकदम ऐसे आपके सामने है, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने एक आंख बंद करी, इससे देखते हैं तो ये वस्तु जो सामने चीज़ रखी हुई है वो मान लो जी यहाँ दिखने में आ रही है। और जैसे आप अगर मान लीजिए जो लेफ्ट आई है यानी कि बाई आंख है, उसको बंद करोगे तो उसकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी, जो पहले आपने अगर इसे दाएं आंख को बंद करने के बाद बाएं आंख से देखा है, यानी कि लुक एट द थिंग, यानी कि एट द पॉइंट बाय एंड क्लोजिंग द राइट आई, यानी कि दाएं आंख को बंद करने के बाद आप अगर बाएं आंख से कोई चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसे पेन देख रहे हैं, तो अगर उसकी पोजीशन यहाँ है तो वही पोजीशन अगर दाएं आंख से देख रहे हैं, यानी कि लुक एट द पोजीशन ऑफ थिंक, यानी कि एनी थिंक हो गई या एनी पॉइंट क्लोजिंग द लेफ्ट आई, यानी कि बाएं आंख को बंद करते हुए अगर दाएं आंख से देखते हैं तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी हट जाती है। आपने देखा हो बचपन में खूब देखते हैं अपन, जैसे अगर दाएं आंख को बंद कर दिया, बाएं आंख से चीज़ यहाँ दिख रही है, तो अगर वैसे ही बाएं आंख को बंद करने के बाद वो दाएं आंख से देखने पर थोड़ी सी उससे हट जाती है, यानी कि थोड़ी सी हट जाती है, उसके बीच में गैप आ जाता है। तो वही जैसे कि वही क्या है, पैरेलैक्स, यही पैरेलैक्स मेथड है। इसी तरह से अपन डिस्टेंस नापते हैं। कैसे नापेंगे, मान लीजिए जैसे आपने कोई चीज़ देखी यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये क्या है, अर्थ है, यही समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए कोई ये अर्थ है, अब यहाँ पर कोई मान लीजिए कि सन मान लो इसको, ठीक है, ये सन है, ये तो है अर्थ, ये अर्थ, इस पे क्या बने हुए हैं, हरे हरे पेड़ बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं, ऐसे कट तो रहे हैं जंगल, लेकिन अभी भी है कि है कि नहीं है। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि हरियाली रहेगी तभी अपन क्या है, अर्थ स्वस्थ रहेगी, ठीक है। ये अर्थ है वो सन है। आपसे कहा जाए कि आप पृथ्वी से सन तक की डिस्टेंस नापिए, तो आप है तो नहीं कि एक रस्सी बांधोगे, उसके कोई बड़ा सा पत्थर बांध के और यहाँ से फेंकोगी यूँ घुमा के कि वहाँ पर मैं सूरज तक फेंक दूंगा, नहीं फेंक सकते। तो उसके लिए कौन सा मेथड बताया गया, लंबन विधि या पैरेलैक्स मेथड। मैंने इससे पहले अभी समझाया जस्ट कि पैरेलैक्स मेथड कैसे करते हैं, काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अपन को सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस नापनी है, तो अपन क्या करेंगे कि जैसे अपन ने देखा था ना कि वस्तु के बीच की दो पॉइंट आ गए थे इसे देखने पर, मान लीजिए यहाँ दिख रही है, दूसरी आंख से ये यहाँ दिखेंगी, तो इनके बीच में जो गैप है, जिनके बीच में वो गैप है, मान लीजिए ऐसे, तो ये गैप क्या हो जाता है, ये कहलाता है, क्या कहलाती है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस ही तो होगी, डिस्टेंस। और ये क्या है, बेस या बेसिस, आधारक। ये तो दूरी हो गई दोनों के बीच की, और ये क्या हो गया, आधारक। क्या हो गया, आधारक। यानी मान लीजिए ए पॉइंट है, कैपिटल ए मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो मान लो ए और बी के पॉइंट में के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई, स्मॉल डी, यानी कि पहले इससे देखा, मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं अपन, ठीक है, ये इससे पहले यहाँ दिखी, उसके बाद डी डिस्टेंस के बाद दूसरी जगह दिखी आँख से, तो ये जो डिस्टेंस आधा रखे कि जो क्या कहलाता है, डी डिस्टेंस हो गई। और ये क्या है, पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट सी है, और मान लीजिए अपने की पॉइंट सी और बीच के बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है। ऐसा कैसे सिस्टम, ये पैरेलैक्स मेथड अर्थ यानी कि पृथ्वी और किसी ग्रह यानी कि अर्थ और प्लेनेट्स के बीच की डिस्टेंस नापने की काम आता है। किसे काम आता है, मान लीजिए ये अर्थ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, अर्थ, ये क्या है, अर्थ, क्या है ये, अर्थ, ये अर्थ है। अब देखिए पैरेलैक्स मेथड का हम लेंगे ऐसे, मान लीजिए अपन पृथ्वी के दो हिस्सों पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ मान लो कि ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे, इस सरफेस, और इधर से भी देख लेंगे, ये मान लीजिए इसके बीच की डिस्टेंस क्या मान ली अपन ने, बी, ठीक है, क्या मान ली, बी, क्या मान ली अपनी डिस्टेंस, बी। और सन से लेकर यहाँ तक अपन ने ऐसे खींच दिया, ये सन हो गया इस पॉइंट, इसके बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, कैपिटल डी। तो आप देखिए यहाँ से और यहाँ पर अपन ने जैसे दो एक खींची है ना रेखाएं, लाइन, उनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल। अपन जानते हैं अगर दो लाइन है उनको अगर ऐसे मोड़ देते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एंगल बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल बन जाए। तो मान लीजिए एंगल थीटा
बन गया, थीटा एंगल बन गया, थीटा एंगल बन गया। अपन जानते हैं एंगल क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये होता है, यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। और आप एक चीज़ देखिए, पृथ्वी और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ही अधिक है, और अपन यहाँ से देखते हैं तो ये भी पॉइंट की तरह नजर आता है, और यहाँ से इसको इससे ये देखते हैं भी पॉइंट की तरह नजर आता है। तो ये डी जो दोनों तरफ ये एंगल है, मान लीजिए दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल मान ली जाती है, यानी कि डी के बराबर है, क्योंकि बहुत दूर है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि पृथ्वी तो बहुत छोटी पॉइंट के रूप में रहेगी, तो ए बी का गैप भी बहुत कम हो जाएगा, यानी कि बी इज लेस देन डी, बहुत छोटा होगा ना, डी पॉइंट की तरह देखेगा तो दोनों के बीच का गैप बहुत ही कम दिखेगा। तो बी बाई डी कितना हो जाएगा, बहुत ही कम। अगर ये बहुत ही कम होगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम, यानी एंगल भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। कम ही तो होगा ना, अगर इन दोनों के बीच के गैप कम है तो थीटा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो लिख लो आप। उसके बाद तो यहाँ पर आप एंगल की जगह अपन आर्क और रेडियस पुट कर देंगे। मान लेंगे कि इनके द्वारा जो लाइन आ रही है उनसे कितना आर्क कट हो रहा है, यहाँ पर बी, और इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो कैसे, तो थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन डी, हो गया ना, बी अपॉन डी, नहीं हुआ। मान लीजिए यूं, कोई सर्कल मान ले अपन, तो अगर ये बहुत पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये भी यूं और यूं निकल जाएगा, यूं मान लीजिए। यानी कि कोई सर्कल मान लीजिए अपन, उसका सेंटर क्या मान लिया अपन ने, जिस प्लेनेट की अपन और अर्थ तक डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये रेडियस हो गई डी, क्या हो गई, रेडियस डी हो गई। तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी। इस तरह से डिस्टेंस अपन को क्या मालूम होगा, बी मालूम होगा नहीं होगा, बी, केवल डी अननोन है अपने पास, बी मालूम होगा। और बी अगर ए और बी से अपन इसको देखेंगे तो थीटा भी मालूम हो जाएगा अपन को। तो केवल क्या निकल में आ जाएगा, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। और इसका इससे अगर जैसे अर्थ से अपन ने सन तक की तो डिस्टेंस निकाल ली, अपन इसकी सहायता से अपन किसी प्लेनेट की क्या निकाल सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। और रेडियस फाइंड कहो या फिर डायमीटर कहो, क्योंकि डायमीटर की आधी क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ पर जैसे इसमें पूरी ले रहे हैं तो डायमीटर फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर अपन ने अर्थ लिए, यहाँ पर सन है। अगर मान लीजिए अपन को किसी सन का डायमीटर निकालना है, या मतलब सॉरी किसी प्लेनेट का डायमीटर निकालना है, तो मान लीजिए प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है, क्या है ये, प्लेनेट, और ये है अर्थ। दूर से देखेंगे तो पॉइंट ही दिखेगा। तो मान लीजिए आप किसी जगह पर बैठे हुए हो, वहाँ से टेलीस्कोप कैसे होता है, मान लीजिए ऐसे, आपने कभी देखा हो दूरबीन, यूँ ओके, वो यूँ है ना, यूँ, ये टेलीस्कोप है। आप अर्थ से टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो आपने पहले टेलीस्कोप को इधर घुमाया, इसका एक कोने पर देख लिया आपने, उसको एक पॉइंट दे दिया, मान लीजिए कौन सा पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट। टेलीस्कोप को इधर घुमाया, यहाँ से देखा इसके बी पॉइंट। तो सेम यही बात यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। मान लीजिए इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है, क्या है, अल्फा है, और डिस्टेंस कैपिटल डी मान लो वही, और इनके बीच का जो डायमीटर है वो क्या है, बी मान लो। तो सेम ऐसे किसी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो अल्फा इक्वल टू, और अपने पास क्या है, अल्फा भी है और डी भी है, तो अपन इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। स्मॉल बी इक्वल टू क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा डी, डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको डायमीटर को अगर आप
डी लिख दे तो स्मॉल डी, तो यहाँ स्मॉल डी लिख लीजिए, स्मॉल डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे डायमीटर हो जाएगा ये लो, ठीक है। इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर तो अपने पास बेस नाउन था और अपन ने डी फाइंड करिए और थीटा भी नाउन है, और यहाँ पर अपने पास डी भी नाउन है, अल्फा भी नाउन है और अपने डी फाइंड किया है। तो यहाँ तक ये पैरेलैक्स मेथड यानी कि बड़ी दूरियों का मापन हो गया है पैरेलैक्स मेथड के द्वारा, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है ओलिक एसिड का, उसको आप एक बार पढ़िए किताब में, बुक में, आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा, आराम से तसल्ली से पढ़िएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपन उसको समझ लेंगे अलग से। तो मैं आपके लिए होमवर्क दे दिया है कि आप उसको आप अपने स्तर पे समझिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, कोई नहीं है उसमें एक्सपेरिमेंट है, तो आपको उसमें आराम से किताब में पूरी तरह डिटेल से दे रखा है, तो आपको पूरी तरह से आराम से समझ में आएगा तसल्ली से, अगर आप पढ़ने बैठोगे पूरे मन से कि मुझे समझना है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। केवल इसकी थोड़ी सी रेंज है, उसके बारे में बताता हूँ कि आपसे कोई पूछ लेता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, तो ये बात अपन जानते हैं, इसे कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर यानी कि 1000 मीटर, इसको 10⁻³ मीटर भी बोल देते हैं। ये तो है किलो, लेकिन ये तो है अपनी पृथ्वी पे नापने की। अगर अपन से कहा जाए कि पृथ्वी से और ग्रह तक की नापिए, तो उसको किन किन में नापते हैं अपन, और स्मॉल के लिए जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, उनको किस में नापते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रेंज है। तो फर्स्ट में आती है 1 फर्मी, 1 फर्मी यानी कि 1 फर्मी, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। ये एटॉमिक में काम आती है, एटम की रेडियस या डायमीटर के लिए। सेकंड आती है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत सूक्ष्म यानी कि बहुत माइक्रो, छोटी छोटी डिस्टेंस को नापने के लिए, क्योंकि माइनस में ना, माइनस का मतलब ही इसका मतलब 1/10⁻15 यानी कि कितनी जीरो है, 15 जीरो है, ऊपर भाग जाएगा एक में, 15 जीरो लगा के एक के, तो बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि 0.00000 ऐसे आएगी, ठीक है। तो इस वजह से बहुत स्मॉल है। उसके बाद आती है थर्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि इसको कहते हैं एक, इसे AU भी कहते हैं, 1 AU शॉर्ट में, इसे कहते हैं एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक। इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। कितनी होती है, 1.46 × 10⁻11। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि पृथ्वी तथा सन के बीच की कौन सी औसत दूरी ही क्या कहलाती है, खगोलीय मात्रक के बराबर होती है। यानी कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी से सन तक की जो एवरेज यानी कि जो औसत दूरी है, वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखते हैं अपन, इसकी डेफिनेशन भी यहीं लिख देते हैं, या आपने 3 लिख लो, इसके बाद इसके नीचे लिखना इसकी डेफिनेशन, इसको मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ यानी कि पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी, कौन सी दूरी, औसत दूरी क्या कहलाती है,
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1 खगोलीय मात्रक कहलाती है। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद अपने अगले पे चलते हैं, फोर्थ पे। फोर्थ नंबर पे आता है, लिख लिया होगा आपने। फोर्थ नंबर पे चलते हैं अपन। फोर्थ पे है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। फोर्थ पे है 1 लाइट ईयर। फोर्थ पे क्या है? 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 LY, स्मॉल l स्मॉल y, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष। इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितनी मीटर? 10⁻+15 मीटर, यानी बहुत अधिक है। ये भी बड़ी दूरियों के मापन के लिए है। यह है 1 लाइट ईयर, यानी कि 1 LY। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 1 LY, 1 प्रकाश वर्ष, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। कितने? 1 ईयर, यानी कि 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। अपने जो तारे हैं वो अपन से प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो अपने आंखों तक जो तारों का प्रकाश आ रहा है वो कितने साल पहले आ चुका है? जितनी उसकी डिस्टेंस है ना, उतनी, यानी कि 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी कि जो अपने पास अपने आंखों में उजाला आ रहा है, जो रोशनी आ रही है तारों की, वो तो कितने बहुत साल पहले से वहाँ से चल चुकी है तारों से, वो अपने पास इतने सालों बाद आ रही। अगर उसकी कितनी डिस्टेंस है, अगर उसको नापा जाए कि 1 प्रकाश वर्ष से या 2 प्रकाश वर्ष से 5 प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर या 2 लाइट ईयर। ठीक है, अपन ने इसकी रेंज भी, यानी कि इसको जो आपने लिखा है उसको लगा के टॉपिक लगा के लिख देना, रेंज ऑफ लेंथ, यानी कि इसकी रेंज है, यानी परास में है, यानी कि लंबाई की परास। उसके बाद टॉपिक आता है अपने मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, तो मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं? केजी में करते हैं अपन, ग्राम में करते हैं, ये तो अपन आराम से कर सकते हैं, ये केजी इसमें आता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रामों की सबकी अपन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन अपने पास मामला आता है कि आप छोटे हैं, छोटे छोटे जो परमाणु एटम है, मॉलिक्यूल से परमाणु अणु, उनका मास कैसे फाइंड करोगे? तो उसके बाद उसको फाइंड कैसे करते हैं अपन? उसके लिए एक यूनिट दिया गया है, उसके लिए एक यूनिट दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ मास। क्या लिखोगे? मेजरमेंट ऑफ मास। यानी कि बड़ी के लिए तो अपन केजी ले लेंगे। 1 केजी कुछ कितना होता है? 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, तो उसको पावर में बढ़ती चली जाएगी। जैसे ग्रहों का मास सबका अपन को पता है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे एटम या फिर मॉलिक्यूल का पूछलेपन से, यानी कि अणु या परमाणु, क्योंकि एटम को परमाणु कहते हैं। परमाणु इधर लिख देता हूँ अणु, तो आप अगर यूँ समझ लो कि अणु एटम से नहीं, परमाणु से कहते हैं एटम, अणु से कहते हैं मॉलिक्यूल। इनके जो मास इसको फाइंड करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक यूनिट दी गई। और कौन उस यूनिट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एकीकृत परमाणु संहति यूनिट, यानी मात्रक। ये क्या होता है? ये मास ही, इसे मास कहते हैं, वो शुद्ध हिंदी हो गई है। ठीक है, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? ये होता है
जो 1 एटम है किसका, जो C6 कार्बन 12 है ना, C6 जो C कार्बन 12 जो इसका ये आइसोमर है, सॉरी आइसो 1 एटम C कार्बन 12 क्या है इसका ये, अगर कार्बन परमाणु का एक एटम है उसका अगर अपन इसके द्रव्यमान का, इसके मास का अपन इसका 12वां भाग ले लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। ये कैसे होता है कि मान लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, अपन फाइंड करके देखते हैं, किताब में तो डायरेक्ट दिया हुआ है, अपन फाइंड करके देखिए। मान लीजिए कि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, नहीं अवोगाद्रो नंबर कितना, 6.023 इंटू 10⁻²3 और एक किस में रहता है, 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है इसके बराबर, यानी कितने एटम है 1 मोल में। इसका 1 मोल किसके बराबर होगा, कार्बन का मान लीजिए 12 ग्राम 1 मोल होगा ना, क्योंकि ये इसके बराबर जो ऊपर दिया हुआ रहता है उसके बराबर मात्रा ली जाती है ग्राम में, वो उसके मोल के बराबर रहता है। 12 ग्राम में कितने, इतने हुए अवोगाद्रो नंबर के बराबर। अगर इसको केजी में लिखेंगे तो 12 केजी कितने हो जाएंगे, ग्राम केजी में बदलते हैं तो इधर यहाँ पर बटे में जाएगा और इधर आगे गुणा हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपन सिखाया गया है कि 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1 एटम ऑफ 6 कार्बन 12 के मास, जो 1 एटम है मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6 कार्बन 12 उसका 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट क्या होता है। इधर लेंगे अपन इसको तो एक एटम का ले लेंगे, कैसे हो जाएगा 12 kg एंड 12 kg अपॉन 6.023 इंटू 10⁻26 किसके लिए, 1 एटम के लिए। ये किसका मास हो गया, 1 एटम का हो गया ना, इधर मास ले रहे हैं, केजी में मास आता है, इतने एटम का इतना, तो एक एटम का इतना। अपन ने अभी लिखा है कौन सा भाग लेना है 1 एटम का, 12वां भाग लेना है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे और ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 1/6.023 इंटू 10⁻26 और ये किसके बराबर है 1/12, 1 यू के बराबर। इसको यू भी कर देते हैं या फिर इसको 1 AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कर देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट है वो डिवाइड करो 6.023, मान लीजिए इसकी दशमलव उठाएंगे अपन, यहाँ से दशमलव उठा दी तो 10 की घात 3, तो यहाँ 1 2 3 तो 6023 बच गया, 0 पॉइंट भाग नहीं जाएगा, एक और 0 आ जाएगी, डिवाइड नहीं, अब हो जाएगा कितनी बार, 1 बार, 6 पॉइंट सॉरी पॉइंट हटा दिया 6023। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 7 9 और 3 फिर 0 कितनी बार, 6 बार, तो ऐसे कैसे 6 बार कितना हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा, इतना 36138 2 3 6 3 फिर 0 फिर 6 बार, तो वैल्यू कितनी आई, यहाँ से वैल्यू है अपने 0.166 कितनी है, 0.166 इंटू 10⁻26 क्योंकि ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाए, कितनी बराबर 1 U या 1 AMU। अब इसको पॉइंट को इधर ले लो जिसमें 1 AU हो जाएगा या फिर 1 AMU हो जाएगा, आपके पास एटम जो यूनिटी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 1 AMU इक्वल टू, इसको इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27। कैसे हुआ, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये गुणा होती है 1.66 और ये 10 बचेगा
ऊपर जाके 10 की घात -1 में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस -27 और कितने में केजी में, कितना है केजी। ये 1 AMU की वैल्यू आ गई। मास का हो गया। अब अपने पास चलता है टाइम का, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम का क्या है, अपन देखते हैं अपने घरों में घड़ियां लगी रहती हुई, मेजरमेंट ऑफ टाइम है, उसमें अपन हावर में उसको देखते हैं, मिनट में देखते हैं, सेकंड में देखते हैं। उससे भी छोटी यूनिट आती है, सेक में आती है उसकी यूनिट टाइम की। उसके बाद नैनोमीटर से नैनो सेकंड में लिख सकते हैं अपन, बहुत सारी यूनिट है। तो अपन यहाँ पर है कि अपने केवल इसमें दिया गया है कि जैसे आपकी बुक में है अपने CGM वॉच, CGM जो घड़ी दी गई है, CGM वॉच दी गई है, CGM वॉच क्या दी गई, CGM वॉच। ये CGM कौन सा वाला है, CGM 133, ये एटम इसका। इसमें क्या होता है कि जो CGM के एटम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन किए, उन वाइब्रेशन नंबर्स को काउंट किया जाता है। और उन वाइब्रेशन नंबर्स को काउंट करने के बाद यानी कि उससे अनुमान लगाया जाता है कि जितने, अगर 1 सेकेंड में CGM के जितने वाइब्रेशन हो रहे, मान लीजिए कि ऐसे स्टैंडर्ड रूप से CGM के कितने होते हैं वाइब्रेशन, यानी कि इसकी ऐसे होती है CGM वॉच ऐसी होती है कि CGM परमाणु यानी CGM 133 के द्वारा कितने वाइब्रेशन किए गए हैं, 9192631770। अगर इतने वाइब्रेशन किए जाते हैं तो इन वाइब्रेशनों को कितनी देर में करता है, 1 सेकेंड में करता है। इतने वाइब्रेशन कितने करने में जितना समय लगा वो 1 सेकेंड के बराबर होता है CGM में। ये वाइब्रेशन कैसे करता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लोअर एनर्जी से, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, इसी वाइब्रेशन होगा ऊपर नीचे, यानी कि लोअर से हायर में जाएंगे, हायर से लोअर में आएंगे तो वाइब्रेशन करेंगे। तो ये नंबर लिखे हुए हैं 9192631770। अगर इतनी वाइब्रेशन करता है और ये कितनी देर में करता है तो ये किसके बराबर होता है, 1 सेकेंड के बराबर होता है। अगर आपको एक घड़ी देखनी है तो भारत में ये घड़ी कहाँ पर रखी हुई है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, किसमें, NPL में, यानी कि राष्ट्रीय भौतिकी की लैब, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान लैब में रखी गई है। तो आप अगर इसको आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो किताब में बढ़िया पैराग्राफ दे रखा है, उसको आप पढ़िए, आपको मुझे पता है समझ में आ जाएगा। बुक में इसके बारे में दे रखा है डिटेल से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को। उसके बाद अपने मेजरमेंट पूरा हो गया है, उसके बाद अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे एरर्स। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इस वीडियो में, और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा दोबारा देखिए, उससे आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नए हैं तो आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।